नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गरम है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अनामिका। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में निवेश बढ़ाने और प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। सीएम ने अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का न्योता दिया। साथ ही हरियाणा में निवेश को लेकर सरकार की नीति और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में आयोजित इंडस्ट्रियल मीट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में निवेशकों से मुलाकात की जा रही है। मकसद साफ है, हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च के दौरान करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। इनमें से 123 कंपनियों के मामले में 108 कंपनियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। सीएम ने कहा कि सरकार एमओयू को सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जैसा मैंने कहा भी है कि अप्रैल 2027 में आप सबको आमंत्रित करने के लिए हम यहां आए हैं। आपने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी है, उसको समझा है। हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया, उसके साथ 10 अन्य सेक्टोरल हमारी इंडस्ट्रीज पॉलिसीज भी आई। हमारी ईवी की भी पॉलिसी आई। मुझे गर्व है कि जब हमने उसको लॉन्च किया था गुरुग्राम में, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट का टारगेट रखा गया, और उस दिन जब हम लॉन्च कर रहे थे, लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। कि इनमें से 70% निवेश वास्तविक रूप में धरातल पर उतर गया है। ये गर्व की बात है। हमने उन सभी कंपनीज को जमीन भी प्रदान कर दी है जो 123 लोगों ने एमओयू साइन किया था। उनमें से 108 कंपनियों ने हमने उनको लैंड की पोजीशन भी दे दी है। और साथियों, मुझे खुशी है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में आज हम देश के सर्वाधिक विकसित हरियाणा में निवेश की संभावनाओं के लिए आपके बीच में बात कर रहे हैं। साथियों, हम केवल निवेश पर चर्चा करने ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण, हरियाणा की भूमिका और आपके साथ दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव लेकर भी आप सबके बीच में आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का न्योता दिया। ऐसे में मुंबई से मुख्यमंत्री का संदेश साफ रहा, हरियाणा में निवेश के लिए नीतियां तैयार हैं।
जमीन उपलब्ध है और सरकार निवेशकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर संभावित शेड्यूल जारी। 27 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। 26 अगस्त को बीएससी की बैठक होगी। बीएससी की बैठक में सत्र की अंतिम तारीखों पर मुहर लगेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी, 29-30 को वीकेंड अवकाश, 31 अगस्त को 1 सितंबर को भी 31 अगस्त और 1 सितंबर को सेशन चलेगी। चंडीगढ़ में 26 अगस्त को बीएससी की बैठक होगी। एक बार फिर से मानसून सत्र के संभावित कार्यक्रम तारीखें बता देते हैं। सेशन की फाइनल तारीखों पर मुहर लगेगी। 27 अगस्त से शुरू होगा मानसून सेशन। ध्यान से सुनिए, संभावित कार्यक्रम है। 27 अगस्त से सेशन की शुरुआत होगी और 28 को रक्षाबंधन की छुट्टी हो जाएगी। 29 और 30 को भी अवकाश रहेगा, चूंकि वीकेंड है, सैटरडे और संडे। 29 और 30 को भी वीकेंड की छुट्टियां रहेंगी, यानी 28, 29, 30 को सेशन नहीं होगा जो 27 को शुरू हुआ था, और 31 अगस्त और 1 सितंबर को सेशन चलेगा। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी और बगावती सुर तेज हो गए हैं। इस बार निशाने पर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा। सज्जन कुमार के निधन पर दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर पहले विवाद हुआ, फिर दीपेंद्र हुड्डा ने सफाई दी, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत लिख दिया। दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से हटाने तक की मांग उठा दी और अब कुलदीप शर्मा के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हरियाणा कांग्रेस की सियासत को और गर्मा दिया है, जिस पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भी पलटवार किया है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आती दिख रही है। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी से हटाने की मांग की है। कुलदीप शर्मा का आरोप है कि सज्जन कुमार के निधन पर दीपेंद्र हुड्डा के बयान से सिख समाज में नाराजगी पैदा हुई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सज्जन कुमार को रोल मॉडल नहीं कहा, लेकिन कुलदीप शर्मा का विरोध यही नहीं रुका। देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं। जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया। मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं इसमें ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ। मेरी मंशा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखी करना नहीं था। 84 में जो हुआ उसकी न्याय की लड़ाई में भी हम उनके साथ हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, कोई दोषी नहीं बचना चाहिए। जिसने गलत किया है वो भुगतेगा और उसको भुगतना चाहिए। ये हमारा हमेशा 84 को लेकर भी पूरी क्लियर हमारा ये बात रही है। दीपेंद्र हुड्डा की सफाई के बाद भी कुलदीप शर्मा लगातार हमलावर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कुलदीप शर्मा कांग्रेस छोड़ता नहीं, छुड़वाया करता है। इस पोस्ट के बाद हरियाणा कांग्रेस में सियासी हलचल और बढ़ गई है। कुलदीप शर्मा के इस तेवर को सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व और हुड्डा परिवार के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। अब कुलदीप शर्मा के बयान पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश भी मैदान में उतर आई है। जयप्रकाश ने कुलदीप शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बात पे बढ़िया मानता हूँ कि उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया तो इशू खत्म। लेकिन जो सच्चे कांग्रेसी उन्होंने तो कम से कम सच्चे कांग्रेसी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो मेहनत करो भाई। किसी को आरोपित करने से पहले मैं सब नेताओं को सुझाव देता हूं कि मेहनत करके राजनीति करो।
ये विरासत विरासत राजघराने क्या ड्रामा ये। यानी सज्जन कुमार के निधन पर दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा परिवार बनाम कुलदीप शर्मा की सियासी खींचतान तक पहुंच गया है। एक तरफ कुलदीप शर्मा दीपेंद्र हुड्डा को CWC से हटाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की ये लड़ाई आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन कुमार को लेकर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लगातार दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को घेर रही है। अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का बयान कांग्रेस के असली चेहरे को दिखा रहा है। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। जो सज्जन सिंह जैसे जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया, उसको जो अपना रोल मॉडल बता रहे हैं, और पता नहीं ऐसे कितने सज्जन सिंह कांग्रेस के अंदर छुपे हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस का जब जब राज रहे हैं, हिंदुस्तान में कत्लेआम हुआ, गुजरात में दंगे हुए, मेरठ में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, सिख दंगे हुए, और इनकी इसी सोच के कारण देश का विभाजन हुआ और 10 लाख लोग मारे गए। कांग्रेस की इसी सोच के कारण इनकी असलियत है। ऊपर से ये इंसान दिखते हैं, अंदर से जो भेड़िए हैं। इनका जब मौका लगता है ये जनता को खाते हैं, लेकिन किसी कांग्रेस के बड़े नेता नहीं। राहुल गांधी जी को ये नजर नहीं आता, जहां राहुल गांधी जी की मौन सहमति है कि हाँ जो ये कह रहे हैं ठीक है, हमारा रोल मॉडल जो है वो सज्जन सिंह ही है, और इनको तो सज्जन सिंह के अपने दफ्तरों में चित्र भी लगाना चाहिए। अगर वो रोल मॉडल है, रोल मॉडल का तो सब चित्र लगा के रखते हैं। इनकी शर्टों के ऊपर उसके बैज भी छपने चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल है सज्जन सिंह। जो कत्लेआम करेगा, जो हिंदुस्तानियों को मारेगा, जो हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाएगा, वो इनका रोल मॉडल है। देखिए, कांग्रेस जितनी मर्जी तैयारी कर ले, हमारी तैयारी है, हमारे पास इनके हर प्रश्न का जवाब है। और कांग्रेस जिस बुरी तरह से फटी हुई है, आपस में लड़े हुए हैं, जिस प्रकार से इनके रोज मसले निकल कर आते हैं, ये पहले अपने मसले तो निपटा लें। अपने मसले तो इनके निपटते नहीं है। करनाल और अंबाला से सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दोनों जिलों में अचानक स्कूलों का निरीक्षण कर जमीनी हकीकत परखी। करनाल के नीलोखेड़ी स्थित रायपुर रोडान में मंत्री ने प्राइमरी और हाई स्कूल का जायजा लिया, बच्चों से सीधा संवाद किया और साफ सफाई, पेयजल और शौचालय व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं अंबाला के साहब में औचक निरीक्षण के दौरान गंदे बाथरूम और पानी के कूलर के पास लार्वा मिलने से स्कूल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए। मंत्री ने अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर सख्त हिदायत दी। आप चिंता मत करिए, मुंह नीचे करिए। कहाँ? अच्छा, ये तोड़ रखा है, ठीक है, जो तोड़ना एक अलग। मैंने अभी सब स्टाफ के साथ भी बैठक की है कि आपको हमारे बीओ साहब हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत, तो इन्होंने 1-2 चीजें मुझे बताई है। एक ये कि जब बारिश आती है तो हमारा स्कूल है वो थोड़ा नीचे में चला गया है, पानी भर जाता है और उसके कारण दिक्कत खड़ी होती है। तो मैंने सरपंच साहब को कहा कि देखिए भाई, इस समस्या का तुरंत निपटान करिए, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि जो तालाब की मिट्टी खोदी हुई थी उस मिट्टी को ये यहाँ पे डलवाएंगे। दूसरा, इसके जो पक्का करने के लिए जिस भी तरह की व्यवस्था करनी होगी वो व्यवस्था मैं करके इनको दूंगा। और तो कोई इन लोगों की कमी मुझे यहाँ इन लोगों ने बताई नहीं है, और देखने में भी ये महसूस भी हो रहा है। और मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त।
और फरीदाबाद में फर्जी आईटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। ईडी ने सोमवार को फरीदाबाद समेत 3 शहरों में छापेमारी की। लखनऊ जोनल कार्यालय की टीमों ने 9 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया। हरियाणा में एक बार फिर बड़ी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। 2 दिन की हड़ताल बढ़ा दी है। 25 और 26 अगस्त को भी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन सिटी चलाया। कार्रवाई के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने जमकर बवाल किया। ये 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं अंबाला, यमुनानगर, करनाल, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, चौरखी दादरी, सिरसा और पंचकुला की, जहां पर एक और तो प्रशासन ने क्लीन सिटी अभियान चलाया ताकि कूड़ा हटाया जाए। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मियों ने यमुनानगर की तस्वीरें, करनाल की तस्वीरें, पंचकुला की तस्वीरें, सिरसा, फतेहाबाद, बहादुरगढ़, यहाँ पर जबरदस्त बवाल काटा सफाई कर्मचारियों ने। और पंचकुला की तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस कर्मियों को इस बवाल के बाद कुछ सफाई कर्मियों को वहां पर गाड़ियों में भरते हुए देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। नारनौल में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक ली। बैठक में 10 शिकायतें रखी गई, जिनमें 3 पुरानी 7 नई शिकायतें थी। मंत्री ने बताया कि 8 शिकायतों का निवारण कर दिया गया, जबकि 2 मामलों में कार्रवाई के लिए समय दिया गया। पटवारियों की हड़ताल जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की 13 में से 12 मांगों पर भी सहमति बनने की बात कही, जबकि नियमितीकरण की मांग कानूनी प्रक्रिया में है। ये जानकारी दी। मंत्री ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील भी की। बैठक के अंदर 10 जो है, जिसमें से कि 3 शिकायतें पुरानी थी जो कि रेफर की गई थी, वो और 7 नई शिकायतें थी, जिसमें 8 शिकायतों का निवारण हो गया, 2 को रेफर किया गया। अगली बार के लिए कार्रवाई जब हो जाएगी और उन पर भी उनको आगे हम लोग इससे ड्रॉप करने का काम करेंगे। पटवारियों की हड़ताल तो शायद मेरे ख्याल से आज खुल जाएगी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सफाई कर्मचारियों से भी रेगुलर बातचीत चल रही है। उनकी जितनी डिमांडें थी, 13 डिमांडों में तो 12 डिमांडों पर सहमति बन गई। जो एक डिमांड कह रहे हैं वो उसमें लीगल हिच है, उसके लिए हमने एजी से राय ले ली, उसमें डीए से राय ले ली। कोर्ट के आदेश हैं कि इतने लोगों को एक साथ इस तरीके से पक्का नहीं कर सकते। हाई कोर्ट कहती है तो बैकडोर एंट्री हो जाएगी। उनको समझाने की कोशिश करी कि इसके फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है उनको हम इजाफा कर देते हैं। जितना नॉर्मल आप रेगुलर होकर जो मिलेगा हम उसे धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, और अभी भी हम एक इजाफा कर देते हैं। लेकिन वो लोग जिद पर है, मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सभी जगह पर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कल से रेगुलर रात दिन लग के लोग काम कर रहे हैं। मेरा उनसे भी यही निवेदन है कि जो सरकार के हाथ में नहीं है, जो लीगल इशू है, उसे हम कैसे करेंगे, आप काम पे लौटिए। यही मैं गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश ने जहां मौसम सुहावना कर दिया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी, वहीं लगातार हो रही बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को लेकर गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और एमजी रोड तक कई प्रमुख मार्ग जलमग्न दिखी। शंकर चौक, सिग्नेचर टावर और कई सेक्टरों में घुटनों तक पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। हालात का जायजा लेने के लिए निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया खुद सड़कों पर उतरे। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में दोपहर से शुरू हुई तेज बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और एमजी रोड पर जलभराव के चलते वाहन रेंगते नजर आए। शंकर चौक, सिग्नेचर टावर, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 57 और पुरानी न्यू कॉलोनी समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। जलभराव के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लगा और दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह स्कूली बसें और दूसरे वाहन पानी में फंस गए हैं। बिजली और अन्य बुनियादी सेवाओं पर भी बारिश का असर देखने को मिला है। गुरुग्राम में घंटों हुई बरसात के बाद एक बार फिर प्रशासन के दावे इस बरसाती पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं गुरुग्राम के अंदर है। थोड़ी देर की बरसात के बाद पूरी सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बरसाती पानी की वजह से जाम भी लग रहा है। सिर्फ एक लेन यहाँ पर चल रही है जिसके अंदर
एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ऊपर आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके की ये तस्वीर है। तमाम जो लोग हैं वो आधे इस पानी में डूब चुके हैं, तो दूसरी तरफ तमाम जो टू व्हीलर है वो बंद हो गए हैं। कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशान हो रही है, बाइक भी नहीं चल पा रही, हम भी नहीं चल पा रहे, काफी पानी भरा हुआ है, गाड़ियां बंद हो रही है अपने चलते चलते। प्रशासन कहता है कि हमने व्यवस्था कर दी, इंतजाम कर दिए, कोई व्यवस्था नहीं करी। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। राजीव चौक के समीप की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी ये जल भराव है, और दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बस है वो बस भी इस पानी में बंद हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और दूसरी तरफ तस्वीर देखेंगे, जो टू व्हीलर है वो किस तरीके से इस पानी से निकलने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गुरुग्राम के एक इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती है। ये जो सोना रोड है उसका नजारा है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि एलिवेटेड फ्लाईओवर जहां से शुरू होता है उसकी तस्वीरें हैं, ऊपर भी पानी है, तो दूसरी तरफ सर्विस लेन के अंदर भी पानी जमा हो गया। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या नई नहीं है। कमजोर ड्रेनेज सिस्टम, कुछ मुख्य नालों पर अत्यधिक निर्भरता, अतिक्रमण और सिल्ट के कारण नालों की कम होती क्षमता इसके बड़े कारणों में शामिल है। इसके अलावा तालाबों और झीलों के आसपास हुए पक्के निर्माण ने प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते भी प्रभावित किए हैं। लगातार बारिश के बीच नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने खुद मौके पर पहुंचकर जलभराव और बारिश से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल बारिश ने गर्मी और उमस से राहत जरूर दी है, लेकिन अगर बरसात का दौर इसी तरह जारी रहा तो शहर में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या और गंभीर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना है। नमस्कार। बड़ी खबर पहुंचा रहे गुरुग्राम से। बारिश के बाद गुरुग्राम में हालात खराब। गुरुग्राम की सड़कों पर 4 घंटे से ज्यादा समय से जाम लग रहा है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर हालात बेहाल हैं। कई स्कूली बसें भी अभी तक जाम में फंसी हुई हैं। अंदाजा लगाइए जरा प्रशासन की तैयारियों का। गुरुग्राम की सड़कों पर 4 घंटे से ज्यादा समय से जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर हालात जो हैं वो बेहाल हैं। कई स्कूली बसें भी अभी तक जाम में फंसी हुई हैं। गुरुग्राम में बारिश के बाद जलग्राम की तस्वीरें और उसके बाद अव्यवस्थाओं की तस्वीरें, लोगों के परेशानियों की, मुसीबतों की तस्वीरें। बड़ी खबर, कई स्कूली बसें अभी तक जाम में फंसी हुई हैं।